कहानी में इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए पिछले भागों को देखें। समीर कहता है, कहा मेरा पनीर टिक्का खाने का मन हो रहा था इसलिए आ गया। क्यों, तुझे कोई प्रॉब्लम है? और फिर बोले, अच्छा तो तू मेरी जासूसी कर रहा है। और फिर पापा से बोले, देख तेरा बेटा मेरी जासूसी कर रहा है। पुलिस वालों को कुछ काम तो होता नहीं, बस वेले इधर उधर घूमते रहते हैं। मुजरिमों की जासूसी तो होती नहीं, इसलिए घर वालों की जासूसी करने लगे। ये सुनकर मधु को हंसी आ जाती है। समीर मधु को घूर कर देखता है। मधु कहती है, सॉरी सॉरी। सुमन कहती है, तेरे पापा ने कुछ नहीं कहा? समीर कहता है, कहा ना। सब एक साथ कहते हैं, क्या कहा? तब समीर कहता है, कहा? ये मैं क्या सुन रहा हूँ समीर, तू अजीत का पीछा कर रहा है। अगर पुलिस के लिए कोई काम बचा ही नहीं तो अब ना बिजनेस ज्वाइन कर ले। तभी जय कहता है, ठीक कहा, तो कल से ऑफिस आ रहा है ना तू? सुमन जय को कहती है, एक मिनट तो चुप होगा। और फिर समीर से कहती है, ऐसा कहा? अजीत जी से कुछ नहीं कहा? वो ऑपरेशन बीच में छोड़कर पनीर टिक्का खाने पहुंच गए। समीर कहता है, नहीं, बल्कि विक्रम पापा को कहा, विक्रम कोई केस वेस दे इसे, ऐसे सरकार से फ्री में सैलरी लेते हुए अच्छा नहीं लगता। ये सुनकर जय और मधु दोनों हंसने लग जाते हैं। सुमन गुस्से में कहती है, चुप हो जाओ तुम दोनों। और फिर कहती है, आने दो आज उन्हें। और ये कहकर सुमन कुर्सी पर से उठकर जाने लगती है। तभी वहाँ हरीश खड़ा होता है। सुमन जैसे ही कुछ बोलने वाली होती है, उससे पहले ही हरीश अपने घुटनों पर बैठ जाता है और एक लाल गुलाब का फूल सुमन की तरफ करता है। ये देखकर सुमन चौंक जाती है और कहती है, ये सब क्या है हरीश? हरीश रोमांटिक अंदाज में सुमन की तरफ देखते हुए कहता है, ए हुस्न की मलिका, अगर इजाज़त हो तो ये गुनहगार अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता है। देव ये देखकर हंसता हुआ ताली बजाता है और कहता है, अब दादाजी और दादी जी की शादी होगी। ये सुनकर सुमन कहती है, कुछ तो शर्म कीजिए। हरीश इशारे से देव को अपने पास बुलाता है। देव भागकर हरीश के पास आता है और हरीश उसे गोद में लेकर खड़ा हो जाता है और गुलाब का फूल सुमन को देते हुए कहता है, मलिकाए हुस्न, क्या गुलाम को उसकी गलती की माफ़ी मिलने की कोई गुंजाइश है? मधु समीर से कहती है, कुछ सीखिए पापा से, आपने आज तक कभी ऐसे सॉरी बोला? आप तो बस हमेशा लड़ते रहते हैं। समीर मधु की तरफ देखता है। सुमन हरीश से कहती है, बस कीजिए हरीश, क्या बचपना है ये। हरीश कहता है, जब तक ये गुलाब इस गुलाब को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो क्या कहते हैं? तब मधु कहती है, कबूल पापा। हरीश मधु को देखकर कहता है, हाँ कबूल, थैंक्स बेटा। और फिर सुमन की तरफ देखकर कहता है, जब तक गुलाब इस गुलाब को कबूल नहीं करेगा तब तक ये गुलाम इसी तरह गुनहगार बनकर खड़ा रहेगा। तब जय, नेहा और मधु समीर चारों एक साथ कहते हैं, वाह वाह वाह। सुमन गुस्से में चारों की तरफ देखती है। चारों एकदम से चुप हो जाते हैं। देव कहता है, ले लो ना दादी। उसके बाद नेहा, जय, समीर, मधु सब एक साथ कहते हैं, कबूल करो ना माँ, माँ प्लीज़ प्लीज़ माँ। और चारों के बार बार बोलने पर सुमन को फोर्स करने लगते हैं, माँ ले लो ना माँ। सुमन ठीक है कहती है। और ये सुनकर देव, जय, नेहा, मधु और समीर खुश होकर ताली बजाते हैं। देव को अपनी गोद से नीचे खड़ा कर हरीश अपने घुटनों पर बैठ जाता है और फूल को सुमन को देता है। सुमन मुस्कुराते हुए हरीश से फूल लेती है और तभी जय और समीर चारों जोर जोर से सीटियाँ बजाने लगते हैं। नेहा और मधु दोनों एक साथ कहती हैं, हाउ रोमांटिक। और फिर नेहा जय को और मधु समीर को कहती है, कुछ सीखिए पापा से। उसके बाद हरीश अपने कमरे में जाने लगता है। तभी सुमन उसे रोकते हुए कहती है, रुकिए, आपका ये फूल मैंने एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप बच गए। हरीश रुकते हुए धीरे से कहता है, अरे यार, ये ब्यूटी विद ब्रेन बहुत परेशान करती है। और फिर सुमन की तरफ देखते हुए कहता है, मैं बच गया, मुझे किसी से बचने की क्या ज़रूरत। सुमन कहती है, ठीक है, तो फिर बताइए, आप मीटिंग छोड़कर पनीर टिक्का खाने क्यों गए थे? जय, आज तो पापा की पूरी क्लास लगेगी। हरीश मन में सोचता है, ये लव डोज तो काम नहीं करी, अब क्या करूं? अजीत ने कहा था, अगर लव डोज से काम ना बने तो एक इंजेक्शन इमोशनल का लगा दियो। सुमन कहती है, बोलिए, चुप क्यों है? हरीश सुमन के पास आता है और भावुक होकर कहता है, सुमन, कुछ टाइम से ऐसा लग रहा है जैसे लाइफ थोड़ी सी बची है। कई बार मन में ख्याल आता है जैसे ज़िंदगी के 4 दिन बचे हैं और इन 4 दिनों में ही लाइफ की हर खुशी जी लूँ। हरीश की ये बात सुनकर सब एकदम सीरियस हो जाते हैं। हरीश कहता है, कॉलेज के वही पुराने दिन जीना चाहता था
जब क्लास बंक करके घूमने जाते थे, बस इसलिए मीटिंग बीच में छोड़कर आ गया। सुमन सीरियस होकर कहती है, हरीश, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? जय और समीर हरीश का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, पापा अब ठीक है ना? हरीश जय और समीर का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहता है, हाँ मेरे बच्चों, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये कहकर जय और समीर को गले से लगा लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है, बस एक कप तुम्हारी माँ के हाथ की चाय मिल जाए तो बिल्कुल ठीक हो जाऊँ। सुमन की आंखें नम हो जाती हैं और उदासी से कहती है, आप 2 कप पी लीजिए, पर प्लीज़ ऐसी बातें मत करिए। हरीश कहता है, ऐसे उदास होकर चाय बनाओगी तो चाय एकदम अच्छी नहीं बनेगी। सब एकदम सीरियस हो जाते हैं। तब देव कहता है, मामा, दादाजी और दादी जी की शादी कब होगी? ये सुनकर सब हंसने लग जाते हैं। सुमन कहती है, मैं चाय बना कर लाती हूँ। नेहा सुमन के साथ जाती है और हरीश देव को गोद में उठा लेता है और सोफे पर बैठ जाता है। जय भी सोफे पर बैठता हुआ कहता है, यह आपसे किसने कहा कि दादाजी और दादी जी की शादी होगी? देव कहता है, मैंने मूवी में देखा था, जब कोई किसी को रेड रोज देता है तो उनकी शादी हो जाती है। हरीश कहता है, बेटा, मेरी और आपकी दादी की शादी तो 30 साल पहले हो गई। देव उदासी से कहता है, शादी हो गई? हरीश कहता है, हाँ, अब तो आपके चाचू अरुण और मासी पायल की शादी होगी। देव खुश होकर कहता है, ये मासी की शादी चाचू के साथ होगी। मधु, समीर और जय चौंक कर कहते हैं, क्या? मधु कहती है, ये किसने कहा कि मासी और चाचू की शादी होगी? देव कहता है, मासी, आपने सुना नहीं? अभी तो दादाजी ने कहा कि मासी की शादी चाचू के साथ होगी। जय कहता है, बेटा, दादाजी कह रहे हैं मासी और चाचू की शादी होगी, ये नहीं कि उन दोनों की शादी होगी। देव कहता है, पापा, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, चाचू और मासी की दोनों की शादी होगी। और फिर हरीश से कहता है, दादाजी, पापा को तो इतना भी नहीं पता कि शादी 2 की होती है, 1 की नहीं। जय थोड़े से गुस्से में कहता है, 2 की होती है तो इसका मतलब ये थोड़ा ही कि उन दोनों की शादी होगी। हरीश कहता है, रहने देना बेटा, बच्चा है, इसे क्या पता। मधु कहती है, वैसे पापा, अगर अरुण और पायल की शादी हो जाए तो कितना अच्छा हो ना? हरीश कहता है, बेटा, चाहता तो मैं भी यही हूँ। समीर कहता है, पापा, आप भी ना क्या सोच रहे हैं? अरुण बचपन से लंदन में रहा है, तो जाहिर है वो वहाँ की किसी लड़की से शादी करेगा, न कि पायल से। जय कहता है, हाँ पापा, वैसे भी अपने घर में सबकी लव मैरिज हुई है, तो हम उसे फोर्स थोड़ा कर सकते हैं शादी के लिए। और अभी तो वो अपनी पढ़ाई पूरी करेगा, उसके बाद देखेंगे उसकी लव मैरिज होगी क्या अरेंज। नेहा और सुमन चाय लेकर आती हैं और चाय टेबल पर रखते हुए कहती हैं। सुमन सोफे पर बैठ जाती है और नेहा सबको चाय देने लगती है। सुमन कहती है, किसकी शादी की बातें हो रही हैं? समीर कहता है, अरुण की शादी की। वो लव मैरिज करेगा या अरेंज? सुमन कहती है, इतनी जल्दी क्या है अरुण की शादी करने की, पहले उसे पढ़ाई तो पूरी करने दो। तब मधु कहती है, पर माँ, हम तो सिर्फ बात कर रहे थे कि अरुण लव मैरिज करेगा या अरेंज। नेहा कहती है, माँ, वैसे आप अपनी फैमिली में सबकी लव मैरिज हुई है, आपकी और पापा की भी लव मैरिज हुई थी ना? और ये कहकर नेहा भी चाय का कप लेकर सोफे पर बैठ जाती है और चाय पीने लगती है। तभी हरीश कहता है, लव मैरिज, और उसके साथ ही सुमन कहती है, अरेंज। चारों एक साथ से कहते हैं, क्या? नेहा कहती है, आप अरेंज बोल रहे हैं और पापा लव, ये कैसे? सुमन कहती है, मेरी अरेंज मैरिज हुई और इनकी लव। मधु कहती है, अगर पापा की लव हुई तो आपकी भी लव होनी चाहिए ना? सुमन, हमारी शादी तुम्हारे नाना जी ने और दादाजी ने तय करी थी। तब हरीश कहता है, पर हमारी शादी से 2 साल पहले मैंने तुम्हारी माँ को एक मंदिर में देखा था, और जब से मैंने सोच लिया था कि अगर शादी करूँगा तो इसी लड़की से करूँगा। उसके बाद मैंने इसे बहुत ढूंढा, पर ये मुझे कहीं मिली ही नहीं। समीर कहता, फिर? हरीश कहता, फिर तेरे दादाजी एक दिन फौज से छुट्टी आए और बोले, मैंने तेरी शादी अपने दोस्त की बेटी से तय कर दी है। ये सुनते ही मेरे तो पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। जय कहता है, पापा, तो आप दादाजी से कह देते मैं किसी और से प्यार करता हूँ। हरीश कहता है, बेटा, इतना कहने की हिम्मत कहाँ थी? बाबूजी ने जो एक बार कह दिया वो पत्थर की लकीर होता था। तब मधु कहती है, फिर तो जब आपने शादी के दिन माँ को देखा होगा तो आप बहुत खुश हुए होंगे ना? हरीश कहता है, नहीं, उससे पहले ही मैंने इसे देख लिया था। बाबूजी बोले, वो मेरे दोस्त की बेटी है, शाम को उससे मिल ले और पसंद कर ले। मधु, समीर और जय चारों एक साथ कहते हैं, फिर? हरीश कहता है, दोस्त होते किस लिए हैं? मैं चारों के पास जाकर अपनी प्रॉब्लम बताई। नेहा कहते, चारों कौन पापा?
हरीश कहता है, अजीत, विक्रम, कविता और सोनिया। और वो चारों के चारों मेरे मिलने से पहले ही सुमन से मिलने पहुंच गए। जय कहता है, माँ से कहा होगा कि आप किसी और से प्यार करते हैं, इसलिए शादी के लिए मना कर दें। सुमन कहती है, नहीं, बल्कि चारों शोले फिल्म के अमिताभ बन गए और इन्हें धर्मेंद्र बना दिया। जय, नेहा, मधु और समीर हंसने लग जाते हैं और कहते हैं, क्या? नेहा कहती है, फिर आपने शादी करने से मना कर दिया? सुमन कहती है, मैं समझ गई थी ये चारों झूठ बोल रहे हैं, इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। समीर कहता है, पापा, जब आपने माँ को देखा होगा कि ये तो वही है जिससे मैं प्यार करता हूँ, तो आपने एकदम रोमांटिक अंदाज में आई लव यू बोला होगा ना। ये सुनकर सुमन हंसने लगती है और कहती है, रोमांटिक अंदाज में? आई लव यू तो पूरा बोला ही नहीं, बस आई लव बोला। यू कहने से पहले ही बेहोश हो गई। चारों एक साथ कहते हैं, बेहोश हो गई? सुमन कहती है, हाँ, जब अजीत, विक्रम, कविता और सोनिया ने इन्हें शोले फिल्म का धर्मेंद्र बनाया, उसके बाद ये चारों तुम्हारे पापा अजीत, विक्रम जी, सोनिया जी, चारों के चारों गायब हो गए। 5 दिन के बाद हिमालय पहाड़ की बर्फ में बेहोश पड़े मिले, और जब मैं इनसे मिलने के लिए हॉस्पिटल गई, उस टाइम ये बेहोश थे। थोड़ी देर के लिए होश आया, मैं इनके सामने खड़ी थी। मुझे देखकर बोले, कमीनो, तुमने मेरा घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया। मैं इस लड़की से ही तो प्यार करता हूँ। और जब मैंने कहा कि आप क्या बोल रहे हैं, तो बोले आई लव, और इससे पहले और कुछ कहते फिर से बेहोश हो गई। नेहा कहती है, वाह माँ, आपकी लव स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग है। सुमन कहती है, लव स्टोरी इनकी है, मेरी नहीं। शुरू में तो ये मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे, और जब ये हमारी शादी के दिन भी गायब हो गए, तो एक बार तो मन में आया कि शादी करने से मना कर दूं, पर पापा ने इन्हें पसंद किया था, इसलिए शादी कर ली। अगर मैंने खुद ही इन्हें पसंद किया होता ना, तो इनकी हरकतें देखकर कभी इनसे शादी नहीं करती। समीर कहता है, शादी वाले दिन भी फिर से गायब हो गए, चारों के चारों? सुमन कहती है, चारों नहीं, ये और अजीत जी। और पता है इनकी जगह पे शादी के मंडप में सहरा बांधकर कौन बैठा था? चारों एक साथ कहते हैं, कौन? तब सुमन कहती है, सोनिया। सब एकदम से चौंक कर हंसते हुए कहते हैं, क्या? सुमन कहती है, हाँ, पहले तो मेरी शादी सोनिया के साथ होने वाली थी, फिर ऊपर जैसे ही उठकर चलने लगी, बाबूजी पहचान गए कि ये हरीश नहीं है, और बाबूजी ने एकदम से सोनिया के चेहरे से सहरा हटा दिया। मधु कहती है, उस टाइम तो माँ का चेहरा देखने लायक होगा ना? सुमन कहती है, देखने लायक तो चारों का चेहरा था, तभी बाहर से तुम्हारे पापा और अजीत जी भी आ गए। समीर कहता है, फिर तो दादाजी ने इन सबको बहुत डांटा होगा। सुमन कहती है, नहीं, उस टाइम कुछ नहीं कहा, क्योंकि सारे मेहमान आए हुए थे, बल्कि बोले, बेटा, शादी के टाइम पर ऐसा मजाक नहीं करते, शादी का मुहूर्त निकल रहा है, चलो शादी कर लो, और हमारी शादी करवा दी। जय कहता है, शादी होने के बाद जब सारे मेहमान चले गए होंगे, तब तो दादाजी ने आपको बहुत डांटा होगा ना, एक तो थप्पड़ भी लगा दिया होगा। हरीश कहता है, नहीं, कुछ नहीं कहा। समीर कहता है, कुछ भी नहीं कहा? हरीश कहता है, नहीं, कुछ भी नहीं कहा। देव हरीश की गोद से नीचे उतरकर शुभम के साथ खेलने लग जाता है। जय कहता है, ऐसे कैसे कुछ नहीं कहा? ये तो पूछा ही होगा कि आप शादी के टाइम पर कहाँ गए थे, ऐसा कौन सा ज़रूरी काम था? हरीश कहता है, एक शब्द भी नहीं कहा। चारों एक साथ चौंक कर कहते हैं, कुछ भी नहीं कहा। तब सुमन हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है, कहा कुछ नहीं, बस सीलिंग फैन से सारी रात उल्टा लटका कर रखा। चारों एकदम चौंक कर कहते हैं, क्या? सुमन कहती है, हाँ, क्योंकि बाबूजी जानते थे कि अगर कुछ पूछूंगा तो कोई ना कोई झूठा बहाना बना देंगे, इसलिए उन्होंने ना तो कुछ कहा और ना ही कुछ पूछा। बस सारे मेहमानों के जाने के बाद चुपचाप इन्हें एक कमरे में ले गए और पैरों से बांधकर पंखे से उल्टा लटका दिया। समीर कहता है, सच में पापा? हरीश हल्की सी मुस्कान के साथ हाँ में गर्दन लाता है और कहता है, बाबूजी ज़्यादा कहने सुनने में विश्वास नहीं रखते थे, आर्मी में मेजर थे ना, इसलिए कथनी से ज़्यादा करने में विश्वास रखते थे। मधु कहती है, फिर क्या हुआ? सुमन कहते, फिर क्या होना था, बुखार भी 1 हफ्ते में जाकर उतरा था, और कितने दिनों तक तो नींद में भी बड़बड़ाते थे, कहते, सॉरी बाबूजी, आगे बिना बताए कहीं नहीं जाऊंगा। नेहा कहती, माँ, आपने भी नहीं पूछा कि कहाँ गए थे? सुमन कहती है, पूछा ना, बोले एक दोस्त के साथ शादी वाले दिन बाइक रेस की शर्त लगाई थी। पहले तो मुझे लगा कि जिस इंसान के लिए शादी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बाइक रेस है,
वो शादी के रिश्ते को क्या निभाएगा। पर फिर धीरे धीरे पता चला कि बाइक रेस तो एक बहाना है, काम तो कुछ और ही था। और बात सिर्फ इन चारों के बीच में ही रहती। कभी नहीं बताया कहाँ गए थे और क्यों गए थे, ना ही शादी वाले दिन के बारे में और ना ही हिमालय पहाड़ के बारे में। मुझे तो छोड़ो, कविता तो इनकी बेस्ट फ्रेंड है, उसे भी कभी नहीं बताया। मधु कहती है, पापा पापा अब कविता मासी को क्यों नहीं ले गई अपने साथ हिमालय पहाड़ पर। हरीश कहता है, कविता को बात का पता चलना मतलब मीडिया को बात का पता चलने लगना। भले ही सोनिया और कविता दोनों जुड़वा हैं, पर दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। नेहा कहती है, और सोनिया मासी वो नहीं बताती थी कभी किसी को। हरीश कहता है, सोनिया वही तो थी हमारे ग्रुप की लीडर, वो ना होती तो शायद हम कभी जा ही नहीं पाते हिमालय पहाड़ पर। ताकत मिलती थी हम तीनों को उससे, आज भी बहुत याद आती है उसकी। और ये कहते हुए हरीश की आंखें नम हो जाती हैं और गला रुक जाता है। कुछ देर रुकने पर हरीश फिर कहता है, अजीत और विक्रम से मेरी दोस्ती हाई स्कूल में हुई थी, पर सोनिया तो मेरी दोस्त तब से थी जब से हमें दोस्ती का मतलब ही नहीं पता था। ये कहते हुए हरीश की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। और हरीश फिर कहता है, माँ क्या होती है इसका नहीं पता था मुझे, पर जब भी सोनिया से मिलता था तो ऐसे लगता था जैसे माँ से मिल रहा हूँ। और वो भी एक बच्चे की तरह ख्याल रखती थी मेरा। और मैं भी स्कूल में से होमवर्क से लेकर शर्ट के बटन टूटने तक अपनी हर प्रॉब्लम को लेकर उसके पास जाता था। सब एकदम से सीरियस हो जाते हैं। सुमन उठकर हरीश के पास आकर बैठ जाती है और हरीश का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहती है, हरीश। हरीश अपने आंसू पोंछते हुए हल्की सी मुस्कान अपने चेहरे पर लाता है और फिर कहता है, तुम्हें याद है सुमन, जब शादी वाले दिन बाबूजी ने मुझे लटका दिया था और सोनिया को ये बात पता चली थी तो कितना लड़ी थी वो बाबूजी से। सुमन हाँ में गर्दन हिलाती है। हरीश फिर कहता है, जब हम हिमालय पहाड़ की बर्फ़ में फंसे हुए थे तो एक बार तो हमें लगा कि बच नहीं पाएंगे। उस समय सोनिया ही थी जिसकी वजह से हम वहाँ से जिंदा वापस आए। जय कहता है, पापा आप उस दिन बोल रहे थे कि हिमालय पहाड़ की स्टोरी फिर किसी दिन सुनाऊंगा, आज सुनाइए ना, आप वहाँ क्यों गए थे। हरीश कहता है, हरीश जय की तरफ देखते हुए कहता है, नहीं अभी नहीं, फिर किसी दिन। सुमन कहती है, ये क्या हरीश, 30 साल हो गए आपको यही बात कहते हुए, अभी नहीं, आखिर आप बताते क्यों नहीं। हरीश सुमन की तरफ देखता है और उसके बाद अपनी जगह से खड़ा होकर कुछ कदम आगे की तरफ जाता है और फिर रुककर कहता है, अभी सही समय नहीं है सुमन। होकर हरीश के पास आती है और कहती है, और वो सही समय कब आएगा हरीश, आखिर आप बताते क्यों नहीं, ऐसी क्या बात है जिसे आप इतने सालों से राज रखे हुए हैं। हरीश सुमन की तरफ देखते हुए कहता है, हर बात को जानने का अपना एक सही टाइम होता है, और अगर वही बात वक्त से पहले पता चले तो चेहरे की हंसी, आंखों का सुकून और दिल का चैन छीन लेती है। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो। सुमन कुछ कहे उससे पहले ही हरीश फिर कहता है, जितना तुम बेचैन हो उससे कहीं ज़्यादा मैं तड़पता हूँ तुम्हें हर एक बात बताने के लिए। सुमन फिर कहती है, फिर बता दो ना हरीश, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आप बताना चाहते हैं और बताते नहीं, कौन है जो आपको रोक रहा है। हरीश कहता है, तुम रोकती हो सुमन। सब आश्चर्य से हरीश को देखते हैं। हरीश फिर कहता है, इतने साल तुमने अपना विश्वास मेरे पर रखा, बस कुछ और दिन सुमन, कुछ टाइम और दो मुझे, उसके बाद हर एक बात बताऊंगा। सुमन फिर कुछ कहे उससे पहले हरीश फिर कहता है, बस अब और कुछ मत कहना प्लीज़। सुमन कहते कहते रुक जाती है। हरीश फिर कहता है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तब तक तुम खाना लगा दो। और ये कहकर हरीश अपने कमरे में चला जाता है। सब हरीश को जाते हुए देखते हैं। माहौल एकदम संजीदगी से भरा होता है। तभी समीर सुमन के पास आता है और कहता है, देखा माँ, पापा कैसी दिल और सुकून की बातें कर रहे थे। सुमन हाँ में गर्दन हिलाती है। समीर फिर कहता है, कहीं किसी लड़की का चक्कर तो नहीं। सुमन चौंक कर समीर की तरफ देखते हुए कहती है, क्या? और फिर हंसते हुए कहती है, पागल हो गया है क्या। मधु सुमन के पास आती है और कहती है, मासा जी ठीक कह रहे थे माँ, मुजरिम तो इनसे पकड़े जाते नहीं, अब इसलिए घर वालों पर शक करने लगे। तभी जय समीर के पास आता है और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, भाई मेरे, लगता है पुलिस की जॉब का कुछ ज़्यादा ही प्रेशर है तुझ पर, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। तू एक काम कर,
ये जॉब वॉब छोड़कर अपना ऑफिस ज्वाइन कर ले। समीर खींचकर कहता है, आप सब मेरी जॉब के पीछे क्यों पड़े हैं? जब देखो जॉब छोड़ दे, जॉब छोड़ दे। तब मधु और जय एक साथ कहते हैं, क्योंकि हम तुझे परेशान नहीं देख सकते। समीर कहता है, मैं अपनी जॉब से परेशान हूँ। जय और मधु दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर समीर की तरफ देखते हुए कहते हैं, हाँ। समीर कहता है, मेरी जॉब मेरी परेशानी नहीं, मेरा पैशन है। जय कहता है, तेरा पैशन तुझे इतनी टेंशन दे रहा है कि तेरी पेंशन लेने की हालत हो गई है। देख, तेरे चेहरे पर रिंकल्स भी दिखने लगे। सुमन हंसते हुए नेहा को कहती है, चल तेरे पापा के लिए खाना लगा दे, इनका तो ऐसे ही चलता रहेगा। और नेहा और सुमन किचन में चली जाती हैं। समीर कहता है, मेरे चेहरे पर रिंकल्स दिखने लगे? मधु और जय हंसते हुए कहते हैं, हाँ। जय कहता है, जाकर देख आईने में। समीर आईने के सामने जाने लगता है और मधु और जय दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। समीर रुककर दोनों की तरफ देखते हुए कहता है, आप दोनों मेरा मजाक बना रहे हो। तभी देव समीर के पास आता है और कहता है, चाचू बाहर घूमने चलो ना। समीर देव की तरफ देखता है और कहता है, हाँ बेटा, यहाँ किसी को हमारी कदर नहीं है, चलो हम बाहर घूमने चलते हैं। समीर शुभम को गोद में उठाता है और देव का हाथ पकड़कर घर से बाहर जाने लगता है और फिर रुककर जय और मधु की तरफ देखते हुए कहता है, बात तो है, मैं पता करके रहूँगा जो पापा बता नहीं रहे। और ये कहकर देव और शुभम को लेकर घर से बाहर चला जाता है। रात के 2 बजे हरीश बिस्तर पर लेटा हुआ करहा रहा होता है। उसके कराने की आवाज़ से सुमन उठ जाती है और कहती है, हरीश क्या हुआ? और ये कहते हुए हरीश को हाथ से छूती है। वैसे ही कहती है, हे भगवान हरीश, आपको तो बहुत तेज़ बुखार है। हरीश सुमन की तरफ देखते हुए धीरे से कहता है, पानी। सुमन बिस्तर से उठकर मेज पर रखे हुए पानी में से जग में से पानी का गिलास हरीश को देख के पास लाती है और उसे हाथ के सहारे से उठाकर पानी पिलाती है और कहती है, आपको इतना तेज़ बुखार कैसे हो गया हरीश? शाम को तो आप बिल्कुल ठीक थे। उसके बाद हरीश को वापस बिस्तर पर लेटा देती है और कहती है, मैं नेहा को बुलाती हूँ, वो आपको दवाई दे देगी। शेष कहानी अगले भाग में।